वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। आप लोगों को याद है इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था यानी कि पढ़ा था कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होने पर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको उसका आंसर भी अच्छे से समझाया था। तो आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को आगे पढ़ना है विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए थे, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 ही वर्ष लगे हैं। तालिका 2.2 जैसा कि आपके सामने एक टेबल देख रहे होंगे, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो 1990 से 1995 तक के बीच में कितनी बढ़ी और 2010 से 15 तक के बीच में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ये बताया गया है। ये डेमोग्राफिक ईयर बुक एक आती है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, इस बुक में बताता है कि कितनी जनसंख्या इस कुछ वर्षों में इंक्रीज़ हुई है जनगणना के आधार पे। तो इसमें भी बताया गया कि तालिका 2.2 को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि काफ़ी तेज़ी से घट रही। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। विश्व देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं, यानी जो देश विकसित हो चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जो विकासशील देश है ना उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि हमारा इंडिया विकासशील देश है, तो उसकी जनसंख्या को इंक्रीज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मात्र 20 to 30 अगर ईयर्स में देखा जाए तो करोड़ों में संख्या पहुँच गई है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और अधिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक अनुमान है ना। जब जनगणना हुई तो मान लीजिए बहुत से लोगों की नहीं भी तो हुई होगी, 100 लोग तो ऐसे होंगे ही जिनकी जनगणना नहीं हुई हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हर इंसान को गिना जा सके। छोटे से छोटे गाँव में सकता है कि एकदम 100% एक्यूरेट ये नंबर्स हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ हो। अगर हम आपको 1 स्पून सॉल्ट देते हैं और 1 स्पून शुगर, ठीक है, और हमने कहा कि आपको यहाँ से करीब मान लीजिए 10 मीटर तक आपको चल के जाना है उसे लेकर, और फिर वहाँ एक ग्लास रखा है उसमें ले जाके उसे डिज़ोल्व यानी कि घोल देना है। अब आप चल के लेके जाएंगे तो मतलब ये अंदेशा तो है ना कि उसमें से कुछ कण तो होंगे ही जो गिर जाएंगे। नमक के कण तो उड़ भी सकते हैं थोड़ा, तो इसलिए जब आप उसमें घोलेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% एक्यूरेट है, बल्कि हम कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, इन्होंने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। तो उसी प्रकार से जनसंख्या को भी निकाला जाता है। तो यहाँ आपने देखा होगा अनुमानित लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। अब जनसंख्या परिवर्तन से प्रभाव क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहला तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ एक सरकारी नौकरी के लिए पहले मान लीजिए 1 लाख ही लोग फॉर्म भरते होंगे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, अब उसी नौकरी के लिए 45 लाख लोगों से भी ज़्यादा फॉर्म्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जननांगीय संक्रमण, अब ये क्या होता है हम इसे जानेंगे। जननांगीय जो संक्रमण है ना, ये सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कि समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या
संख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। यदि कोई जो समाज है ना वो साक्षर होता है, इसका मतलब है मान लीजिए एक गांव था, ठीक है, छोटा सा। हम एक कहानी को लेके इसे पढ़ते हैं कि एक छोटा सा गांव था, उसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। लाइक अगर किसी को फीवर हुआ तो लोग जड़ी बूटियाँ खा लेते थे और बहुत से लोग ध्यान भी नहीं देते थे। हाइजीन की भी प्रॉपर उतनी व्यवस्था नहीं की जाती थी। विमेन हाइजीन से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें उन लोगों को नहीं पता थी। लेकिन जब धीरे धीरे उन लोगों ने सोचा कि अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए सोमू को लगा कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो पढ़ने चला गया। वो गया तो उसके साथ रमेश भी चला गया, सुरेश भी चला गया, तो सब धीरे धीरे साक्षर होने लगे। ऐसे करते करते उस गांव में सभी शिक्षित होना चाहते थे और नौकरी को पाना चाहते थे, तो सभी पढ़े लिखे लगभग हो गए। जब लगभग 70% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हो गए तो क्या हुआ कि वहाँ की जो जीवन दर है ना वो तो जैसी थी वैसे ही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो भी घटने लगी थी। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन अगर मृत्यु दर कम हो जाए, अब मृत्यु दर कैसे कम होगी, जब हमें पता होगा कि हमें किसी जीवन की रक्षा कैसे करनी है। जैसे कि मान लीजिए पहले पिस्सू होता था, ठीक है, तो उससे क्या होता था 2-3 गांव साफ़ हो जाते थे। आपने सुना होगा बहुत सी महामारियां ऐसी थी, जैसे चेचक हो गया, जब ये होता था तो भी कई सारे गांव साफ़ हो जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, पहले से हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, हम वो एंटीडोजेस ले लेते हैं और फिर हमें वो बीमारियाँ नहीं होती हैं, कुछ ही लोगों को होती हैं और हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो इससे मृत्यु दर कम हो गई ना, और फिर जीवन की रेट तो बढ़ ही जाएगी। तो उसमें भी बिल्कुल यही बताया है कि अगर कोई भी समाज मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं था वो साक्षरता की तरफ विकसित होता है तो उसकी जो मृत्यु दर है वो घट जाती है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है परिवार नियोजन करना, यानी कि फैमिली प्लानिंग को करना, अर्थात अत्यधिक बच्चों के जन्म को रोकना, उसमें अंतराल रखना, ठीक है। दूसरा है परिवार नियोजन, कई सारी सुविधाएं भी होती हैं उनका यूज़ करना, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हो गई इत्यादि, और भी कई सारे प्रावधान हैं जिनसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। थॉमस मॉल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या हो सकता है? अकाल हो जाएगा, बीमारी तथा युद्ध। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो लोगों में भिन्नता उतनी ही इंक्रीज़ होगी, लोगों में मतभेद होगा। जब घर में सिर्फ 2 लोग होते हैं ना तो वो उतनी लड़ाई नहीं करते। मान लीजिए आपके बचपन में चलते हैं, जब आप छोटे सिर्फ एक भाई या बहन थे तो आप खुद से लड़ाई करते थे क्या? नहीं ना, अच्छे से रहते थे, मम्मी पापा आपको ही मानते थे, आपको बहुत खुशी रहती थी। फिर अगर आपके 2-3 भाई बहन आ गए या एक भी भाई आ गया तो आपकी उससे भी कभी ना कभी लड़ाई तो होती ही है। और अगर वहीं 4-5 भाई बहन होते हैं तो उनके बीच तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं बचपन में। तो इसलिए इसी प्रकार जनसंख्या जब इंक्रीज़ होती है तो लोगों के बीच मतभेद भी बढ़ता है और उनके विचारों में भिन्नता के कारण उनके बीच मनभेद भी बढ़ता है, जैसे कि युद्ध आदि आ सकते हैं, कंपटीशन हो गया, अकाल हो गया, और खाद्य की आपूर्ति अगर नहीं होती है तो बहुत सारे लोगों को भूखे भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे इसका आंसर देने का। एंड अगर कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, या कुछ ऐसा लगा हो कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ आया, सो यू कैन मेंशन इट ऑन कमेंट एंड हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।